मदान करियर गाइडेंस सूरतगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्रम में यह हमारा 11वां वीडियो है। यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया उन्हें अवश्य देखें। न केवल देखें बल्कि उनके आधार पर नोट्स भी बनाएं। एक विनम्र आग्रह यह भी कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ इस चैनल के लिंक को अवश्य शेयर करें और उन्हें भी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु व्यक्तित्व का मापन का अध्ययन करेंगे। रीट परीक्षा के पाठ्यक्रम में व्यक्तित्व का मापन यूनिट सेकंड के अंतर्गत सम्मिलित है। आइए आज के अध्ययन की शुरुआत करें। आइए आज के अध्ययन की शुरुआत पिछले वीडियो के प्रश्न संख्या 146 से करें। इनमें से कौन सा परीक्षण शेष से भिन्न है? ए. रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट, बी. ड्रॉ ए मैन टेस्ट, सी. थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट या डी. केस हिस्ट्री स्टडी। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखने पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, केस हिस्ट्री स्टडी अर्थात व्यक्ति इतिहास विधि। शेष सभी विकल्प व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों प्रोजेक्टिव मेथड से संबंधित हैं, जबकि केस हिस्ट्री स्टडी एक आत्मनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव मेथड है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के नाम इस प्रकार हैं: रोरशाह शाही धब्बा, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, बाल प्रसंगात्मक बोध, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, खेल व नाटक विधि, शब्द साहचर्य विधि, ड्रॉ ए पर्सन और दी हाउस ट्री पर्सन। परीक्षा की दृष्टि से आप प्रक्षेपी विधियों के नाम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि प्राय परीक्षा में प्रक्षेपी विधियों के नाम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 147, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT की विशेषताएं बताइए। उत्तर है ए. TAT का पूरा नाम थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है। इस परीक्षण का निर्माण H.A. मुर्रे ने किया। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 30 कार्ड चित्रित होते हैं जो कि व्यक्तित्व मापन में उपयोग में लाए जाते हैं और एक कार्ड सादा होता है। 10 कार्ड स्त्रियों के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए तथा 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे अंत में उसे सादा कार्ड देकर, अर्थात जिस व्यक्ति का हम व्यक्तित्व मापन कर रहे हैं उस स्त्री या महिला को सादा कार्ड देकर उसे देखे गए कार्डों के आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। ध्यातव्य है कि इसके लिए समय सीमा की बाध्यता नहीं होती। कहानी का विश्लेषण कर परीक्षक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को जान लेता है। यह परीक्षण किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। जब हम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो कि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है, इसकी विशेषताओं को अच्छे से याद या अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT पर पूछे गए प्रश्न। प्रश्न संख्या 148, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड परीक्षा 2008, 2010 व 2011 में पूछा गया। प्रश्न TAT परीक्षण में परीक्षण हेतु कार्डों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 कार्ड। प्रश्न संख्या 149, यह प्रश्न श्री गंगानगर जिला लेवल 2 परीक्षा 2013 में पूछा गया कि TAT परीक्षण व्यक्तित्व मापन की किस प्रकार की विधि है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रक्षेपी विधि। प्रश्न संख्या 150, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि में किस सामग्री का उपयोग होता है? यह प्रश्न हनुमानगढ़ जिला लेवल 2 परीक्षा 2013 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्र, क्योंकि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों पर चित्र बने होते हैं। प्रश्न संख्या 151, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड परीक्षा 2017, यूपी टेट परीक्षा 2016 में पूछा गया। प्रश्न संख्या 152, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना की, वह क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विषय आत्मबोध परीक्षण। उल्लेखनीय है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का एक अन्य नाम विषय आत्मबोधन परीक्षण भी है। यह प्रश्न रीट परीक्षा लेवल 2
2016 में पूछा गया। प्रश्न संख्या 153, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT की विशेषताएं बताइए। उत्तर है CAT का पूरा नाम चिल्ड्रंस एपर्सेप्शन टेस्ट है। इस परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बेलाक ने किया। यह 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के अंतर्बोध अर्थात आत्मज्ञान, मानसिक बोध का परीक्षण करता है। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड हैं जिन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। इन जानवरों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों के आधार पर बालक को कोई न कोई कहानी रचने को कहा जाता है और बालक अपने स्वभावानुसार अचेतन मन के अनुसार अपने अनुभवों, भावनाओं, इच्छाओं तथा व्यक्तित्व संबंधी गुणों को इन कहानियों के माध्यम से प्रकट करते हैं। कहानी का विश्लेषण कर परीक्षणकर्ता बालक के व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न आयामों की व्याख्या करता है। बाल अंतर्बोध परीक्षण अर्थात CAT पर गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न संख्या 154, CAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? यह प्रश्न जोधपुर जिला लेवल 2 परीक्षा 2013, HTET लेवल 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है CAT परीक्षण का निर्माण बेलाक ने किया। प्रश्न संख्या 155, CAT किसके लिए तैयार किया गया? यह प्रश्न श्री गंगानगर जिला लेवल 2 परीक्षा 2013 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर माना गया 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। प्रश्न संख्या 156, लियोपोल्ड बेलाक ने किस परीक्षण को विकसित किया? यह प्रश्न चूरू जिला लेवल 2 परीक्षा 2013 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है CAT चिल्ड्रंस एपर्सेप्शन टेस्ट। प्रश्न संख्या 157, एक बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। यह प्रश्न HTET परीक्षा लेवल 2 2011 तथा सेकंड ग्रेड परीक्षा 2008 राजस्थान में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक उपयुक्त या सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी विधि। उल्लेखनीय है कि व्यक्तित्व मापन की 2 मुख्य विधियां हैं, प्रक्षेपी विधि प्रोजेक्टिव मेथड्स और अप्रक्षेपी विधि नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। प्रश्न संख्या 158, बाल प्रसंग बोध परीक्षण CAT में 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। यह प्रश्न RTET परीक्षा 2011 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही ऑप्शन था लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र। अभी हमने बाल अंतर्बोध परीक्षण की जो विशेषताएं पढ़ी थी उनमें भी बताया गया था कि बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT परीक्षण हेतु बनाए गए कार्डों पर जानवरों के चित्र होते हैं। प्रश्न संख्या 159, इनमें से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? यह प्रश्न BTET L सेकंड परीक्षा 2012 में पूछा गया। A खेल तकनीक, B चित्र साचर्य परीक्षण, C शब्द साचर्य परीक्षण या D व्यक्तिगत अध्ययन। BTET परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D व्यक्तिगत अध्ययन केस हिस्ट्री। व्यक्तिगत अध्ययन व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियों में सम्मिलित की जाती है। प्रश्न संख्या 160, व्यक्ति इतिहास विधि केस हिस्ट्री मेथड को समझाइए। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत आत्मनिष्ठ विधियों में व्यक्ति इतिहास विधि सबसे प्रमुख है। यद्यपि यह विधि अत्यंत प्राचीन है, फिर भी आधुनिक समय में व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक जर्मन मनोवैज्ञानिक टाइडमैन माने जाते हैं। यह विधि व्यक्ति या बालक के प्रारंभिक जीवन पर पड़ने वाले अनेक प्रभावों का अध्ययन करती है। वास्तव में यह विधि व्यक्ति या बालक के जीवन की घटनाओं, उपलब्धियों आदि का लेखा जोखा ही होती है। व्यक्ति या बालक के इस लेखे जोखे को जीवन अध्ययन कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। और जब जीवन अध्ययन के द्वारा व्यक्ति या बालक की समस्या से संबंधित पक्षों का अध्ययन करते हैं तो इसे जीवन इतिहास या कथा केस हिस्ट्री कहते हैं। इस प्रकार जीवन अध्ययन केस स्टडी, जब हम किसी व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करते हैं तो उसे केस स्टडी कहते हैं, और जब हम किसी के जीवन का अध्ययन किसी समस्या के समाधान के लिए करना चाहते हैं तो इसे जीवन इतिहास या जीवन कथा केस हिस्ट्री कहते हैं। यह विधि आत्मनिष्ठ विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है।
इस विधि पर आधारित पूछा गया प्रश्न आरपीएससी परीक्षा 2007। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? प्रश्न, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? ऑप्शंस हैं ए अंतर्दर्शन प्रणाली, बी व्यक्ति इतिहास प्रणाली, सी समाज मिति विधि या डी विकासात्मक विधि। आरपीएससी 2007 में पूछे गए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यक्ति इतिहास प्रणाली। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए व्यक्ति इतिहास प्रणाली का उपयोग सबसे उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 162, प्रश्नावली या आविष्कारिका विधि क्या है? उत्तर है प्रश्नावली या आविष्कारिका, जिसे क्वेश्चनर या इन्वेंटरी कहते हैं। इस विधि का दूसरा नाम कागज पेंसिल विधि है। प्रश्नावली अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आत्मनिष्ठ विधियों में ही सम्मिलित एक अन्य विधि है। प्रश्नावली किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों हेतु निर्मित प्रश्नों का एक क्रमबद्ध समूह है, जिसे उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिनके वह उत्तर देता है। उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों की जानकारी की जा सकती है। प्रश्नावली के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। बंद प्रश्नावली, अर्थात जिसमें उत्तर हाँ या नहीं या बहुत ही लिमिटेड शब्दों में देना होता है। खुली प्रश्नावली, जिसमें उत्तरदाता के लिए शब्दों की कोई संख्या सीमित नहीं होती, ऐसी प्रश्नावली खुली प्रश्नावली कहलाती है, जैसे निबंधात्मक प्रश्न। चित्रित प्रश्नावली, जिसमें चित्र दिए होते हैं, उल्लेखनीय है यदि चित्र बना दिए जाएं प्रश्नावली में तो प्रश्नावली रोचक हो जाती है। और ऐसी प्रश्नावली जिसमें बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली आदि सभी के गुण हों, तो ऐसी प्रश्नावली को मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं: बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 163, प्रश्नावली विधि पर आधारित एक अन्य प्रश्न जो उर्दू सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010 में पूछा गया। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? ए प्रक्षेपी, बी अर्ध प्रक्षेपी, सी अप्रक्षेपी या डी व्यक्तिनिष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यक्तिनिष्ठ। हालांकि ऑप्शंस में अप्रक्षेपी विधि भी एक विकल्प था, किंतु व्यक्तिनिष्ठ अधिक सटीक व स्पष्ट होने के कारण सही उत्तर माना गया। उल्लेखनीय है हम मुख्य रूप से व्यक्तित्व मापन की विधियों को दो भागों में बांटते हैं, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधियों को पुनः आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषण विधियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 164, सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया। ए साक्षात्कार, बी प्रश्नावली, सी निर्धारण मापनी या डी बुद्धि परीक्षण। यह प्रश्न भी पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 164 का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रश्नावली। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने प्रश्नावली का निर्माण किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व मापन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया, किंतु वुडवर्थ ने इसे व्यापकता प्रदान करते हुए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रश्न संख्या 165, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ प्रणाली में कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? वस्तुनिष्ठ प्रणाली अर्थात ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ए नियंत्रित परीक्षण, बी रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शनी, सी व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन या डी अभिज्ञापक प्रश्नावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिज्ञापक प्रश्नावली वस्तुनिष्ठ प्रणाली में सम्मिलित नहीं है। पिछले वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में पढ़ा था। वस्तुनिष्ठ विधियां व्यक्ति के बाह्य व्यवहार पर आश्रित होती हैं। चूंकि वस्तुनिष्ठ विधियां व्यक्तित्व मापन एवं योग्यता को परखने की वैज्ञानिक विधियां हैं, अतः इनमें वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी होती है। नियंत्रित निरीक्षण विधि व्यक्तिगत गुणों का निर्धारण, शारीरिक परिवर्तन का अध्ययन, मौखिक व्यवहार का अध्ययन, रेटिंग स्केल, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शनी, समाजमिति विधि आदि वस्तुनिष्ठ विधियों के उदाहरण हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों के इन नामों को, इन उदाहरणों को आप अच्छे से तैयार कर लें, इनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। प्रश्न संख्या 166,
समाजमितिक तकनीक सोशियोमेट्री टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? ए. आर्थिक स्तर की जांच में, बी. समाज के सर्वेक्षण में, सी. समाजीकरण की जांच में, या डी. ये सभी। यह प्रश्न बीटेट परीक्षा लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया समाजमितिक तकनीक पर आधारित यह प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है समाजीकरण की जांच में। समाजमितिक तकनीक सोशियोमेट्रिक टेक्निक का प्रयोग समाजीकरण की जांच में किया जाता है। व्यक्तित्व मापन की समाजमिति तकनीक का प्रतिपादन ऑस्ट्रियन जेकब एल मोरोनो ने किया। यह शिक्षार्थियों के मध्य परस्पर विद्यमान अंतर संबंधों को ज्ञात करने की विधि है। इस तकनीक से यह ज्ञात किया जाता है कि किस छात्र को कक्षा में शेष छात्रों द्वारा किस अंश तक स्वीकार किया गया है। पूरी कक्षा में एकाकी शिक्षार्थी कौन है, लोकप्रिय शिक्षार्थी कौन है आदि प्रश्नों के आधार पर बालकों के सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि समाजमितिक तकनीक वस्तुनिष्ठ विधियों में सम्मिलित एक तकनीक या विधि है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने व्यक्तित्व मापन की कुछ महत्वपूर्ण विधियों को समझा एवं इनसे संबंधित गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास किया। परीक्षा में अधिकतर प्रश्न सतही स्तर से ही पूछे गए हैं। अब जबकि परीक्षा का समय बिल्कुल नजदीक है, तो ये आवश्यक है कि हम मुख्य बिंदुओं पर ही फोकस करें। सबसे पहले व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों के नाम व उन्हें किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, इसे याद कर लें। तत्पश्चात उनके प्रवर्तक के नाम अर्थात उस विधि का प्रतिपादन किसने किया, प्रत्येक विधि की विशेषताएं आदि को तैयार कर लें और प्रत्येक विधि दूसरी विधि से किस प्रकार अलग है यह भी देखें। शिक्षा मनोविज्ञान के किसी बिंदु पर यदि आप हमसे कोई सहायता चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9828598561 पर लिखें। हमारा प्रयास यह रहेगा कि आपको तुरंत संबंधित कंटेंट अतिशीघ्र उपलब्ध करवा दें। धन्यवाद। अगले वीडियो में पाठ्यक्रम के बिंदु बुद्धि से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे एवं गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल मदान करियर सूरतगढ़ से भी जुड़ें। धन्यवाद।